झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों से 50 लाख रुपए मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन 5 लोगों में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक, एक ड्राइवर और एक सहायक शामिल है। बता दें कि आज ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन तीनों विधायकों को सस्पेंड किया गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसको लेकर कहा कि हमारी गठबंधन सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस असफल हो गया है। अविनाश पांडे ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने बीते कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने हमारे किस किस विधायक से बात की है, इसकी फोन रिकॉर्डिंग समेत सभी रिकॉर्ड हमारे पास हैं। समय आने पर इसको सबके सामने लाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि जो महाराष्ट्र और एमपी में किया गया है, झारखंड में भी वही कोशिश को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में भी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश देखी जा रही है। ये बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खुद को नहीं बेचा, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही। तो आपको बता दें, कैश कांड को लेकर लगातार सियासत आई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वहां पर अपनी सरकार को बनाने का दमखम, या ये कहें कि बीजेपी लगातार वहां पर अपनी सरकार बनाने की साजिश रच रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार को वहां पर गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे विधायक पैसों के लिए नहीं बिकने वाले हैं। ये बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 विधायकों को सस्पेंड किया है। तो कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अभी का क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? देखिए, ये बहुत बड़ा जानकारी आ रही है सामने कि झारखंड इस कैश कांड मामले में अगर बात कर लिया जाए तो अब तक 3 जो कांग्रेसी विधायक थे उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो उनके सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कैश कांड एक ऐसा मामला है जिसमें कई लाख कैश की बरामदगी हुई थी। इसके बाद बीजेपी वहां पर जो विपक्षी पार्टी के तौर पर है वहां पर हमलावर हुई थी, और कांग्रेस के स्थानीय जो इकाई हैं यानी कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक जवाबदेही थी। इसके बाद कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए उनको जो 3 विधायक थे उनको निलंबित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुका है। सियासत शुरू इस कदर कि बीजेपी ने खुद कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने बचाव में कहा है कि पूरी बीजेपी की साजिश थी, पूरा बीजेपी का प्लान था। कहीं ना कहीं वो यहां पर गठजोड़ के साथ सरकार बनाने के मंशा रखते थे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपने खुद के विधायकों को निलंबित करके या खुद के विधायकों पर कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर चुकी है कि कहीं ना कहीं कैश कांड में वह दोषी थे? देखिए निशांत, बिल्कुल सही कहा। आपसे मेरा ये भी सवाल रहने वाला है कि एक तरफ तो कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी की ने जो पूरा जाल बिछाया है बीजेपी की तरफ से बिछाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को सस्पेंड किया है। तो इसके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद ही गिरती हुई साफ तौर पर नजर आई है। निशांत, बिल्कुल देवेंद्र, देखिए अगर झारखंड की बात कर लें तो वहां पर कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में है। इसके अलावा बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्य हो जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नहीं बल्कि सहयोगी दलों के साथ में वह सत्ता में है। और अब झारखंड से ये बातें आ रही है। उसके अलावा खुद कांग्रेस पार्टी ने यह कार्रवाई की है कि वो अपने 3 विधायकों को निलंबित कर चुकी है। जबकि कैश कांड का ये बड़ा मामला सामने आया है, उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुई है। इन सभी साक्ष्य बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ये मामला स्पष्ट है, उसमें पूरी तरह से उनकी संलिप्तता बताई गई है। इसके बाद सियासी खींचातानी भी जारी है। बीजेपी जहां हमलावर है वही कांग्रेस अपने बचाव में उतरी है। लेकिन फिर से वही चर्चा आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करके सारी कुछ चीजें स्पष्ट कर दी है कि कहीं ना कहीं वो जो विधायक थे, उनके सहयोगी थे, वो दोषी हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इन मामले में कौन कौन से लोग का नाम सामने आता है। क्या कुछ और लोग हैं जो विधायक मंडल में शामिल हैं या फिर कैबिनेट में शामिल हैं, ये देखना होगा। लेकिन निशांत, खबर ये भी सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले को सीआईडी को दिया जा सकता है, यानी कि सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए राज्य की बात कर ली जाए तो सीआईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में सबसे प्रमुख होता है, और कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि इस मामले को पूरी तरह से एक निष्पक्ष तरीके से जांच करके राज्य के सामने रखा जाए, लोगों के सामने रखा जाए कि इसमें क्या कुछ बातें सामने आ रही है। क्योंकि विधायक की बात कर दी जाए तो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं,
और इस तरीके से वो कैश कांड मामले में उनका नाम आना एक बहुत बड़ा दाग है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के भी कंधों पर, इसके अलावा जांच एजेंसियों के भी कंधों पर। अब देखना होगा कि क्या सीआईडी जांच में ये कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, कौन कौन से इसमें तार जुड़े होते हैं। सीआईडी की जांच में सारी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी निशांत, देखो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आखिरकार पुलिस को जानकारी कैसे मिली थी, पुलिस को कैसे पता चला कि गाड़ी में इतने सारे पैसे रखे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य की जो पुलिस होती है वो सरकार के ही दिशा निर्देशा पर काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस राज्य की पुलिस का बड़ा दायित्व तो होता है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक उनके जो खुफिया तंत्र थे उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उस कैश में, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, उस गाड़ी में काफी कैश है और एक निर्धारित संख्या में उस कैश की धनराशि है, जिसके बाद पुलिस ने समय रहते बड़े ही गुप्त तरीके से उस पर छापेमारी की है और उसके बाद रोककर उनसे पूछताछ के दौरान उस बरामदगी कैश किया गया है और तब जाके ये मामला सामने आया है। जी निशांत, आखिरकार इसे पॉलिटिकली तरीके से क्यों देखा जाता है? अगर यहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पर बरामद किए जाते हैं तो फिर से पॉलिटिकली एंगल क्यों दिया जाता है? अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है तो बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि जो कैश कांड है इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए आपने बहुत सही बात कहा कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उसको अपराध के दायरे में रखकर देखना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। राजनीतिक चश्मे से देखने के बाद उस अपराध का जो अगर बात कर ले जाए तो उसमें शिकायत और उसकी सजा को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे देश की जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका यही जवाब है कि ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधीन होता है या विपक्ष होता है उससे सारे तार जुड़े ही होते हुए हैं। यहां पर झारखंड में राज्य सरकार में वो हैं, सोचिए कि जरा कांग्रेस पार्टी के जो विधायक निलंबित हुए हैं उस पर सीधे सीधे जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको भले निलंबित कर दिया, लेकिन क्या पार्टी की जवाबदेही यहां तक ही है? क्या केवल और केवल बीजेपी की जिम्मेदारी यहां पर ही है कि नहीं वो इस पर केवल सवालिया निशान उठाएं? क्या बीजेपी के किसी विधायक या बीजेपी के किसी नेता में कोई कमियां नहीं है? क्या वो किसी अपराध में सम्मिलित नहीं है? ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन अपराध के दायरे में किसी भी अपराधी को पूरी सजा मिलनी चाहिए, उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी, अगर हम विधायकों की बात करते हैं, आरोपी जितने विधायक हैं तीनों की मैं मुख्य तौर पर बात करना चाहूं तो पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की कैश कांड के बाद तो उन्होंने एक ने बयान दिया कि मैं साड़ी खरीदने के लिए जा रहा था। तो आखिर अगर हम इसे देखते हैं तो आप इतने पैसों की साड़ी कैसे खरीद पाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो अपने बयानों में खुद ही गिरते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए एक और विधायक ने यह भी बात कही है कि मैं अपने निजी कार्यों के लिए ये पैसे को लेकर जा रहा था और इसमें सीधे सीधे वहां पर यह भी कहना है कुछ कांग्रेस के स्थानीय नेता का कि ये बीजेपी की बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पूरे तरीके से सरकार वहां पर बनाने का ये प्रयास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो गाड़ी से इतनी बड़ी कैश की बरामदगी आखिर में हुई कैसे? और अगर आप निष्पक्ष हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर आप अपनी दलीलों को दे रहे हैं कि नहीं हम ये कार्य करने जा रहे थे, तो आखिर में आपकी पार्टी ने किस आधार पर यह स्टैंड ले लिया कि आपको कार्यमुक्त कर दिया, आपको निलंबित कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये चीजें स्पष्ट है कि उनको जो है विधायक जिम्मेदारी से निलंबित कर दिया गया है। आगे कई ऐसी जांच जो होगी उसमें और कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या इनका तार किसी और चीजों से जुड़ा था, ये किन बातों को लेकर इस बात अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं। जी निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर ईडी की टीम ने सुबह छापेमारी की गई है। 1000 करोड़ से ज्यादा की पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने लगातार यहां पर छापेमारी की है। ईडी की टीम लगातार संजय राउत से पूछताछ भी कर रही है। जमीन घोटाले के इस मामले में राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, जबकि वो अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगा है। इसी के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ईडी की टीम उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। इधर संजय राउत के घर ईडी पहुंचने की सूचना पर दर्जनों शिवसेना कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए और यहां पर जोरदार हंगामा किया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ बने हुए। निशांत, आखिरकार अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया? क्या संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है? अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए सुबह से ही अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र पर पूरे देश की नजर है, खासतौर पर ईडी की छापेमारी को लेकर।
जो पात्रा चाल जो एक घोटाला है उसको लेकर संजय राउत के घर पूछताछ इस समय जारी है। बीते कुछ घंटों से हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बंगाल हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, ईडी के रडार पर वो भ्रष्ट मंत्री हैं जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए, सत्ता के आसीन पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। आज संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, जो अक्सर उनके मुखपत्र सामना में लेख लिखा करते हैं, उनके खिलाफ आज ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। इसके अलावा ये भी बातें सामने देवेंद्र आ रही है कि उन्होंने ईडी से पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। 27 जुलाई को उन्हें तलब किया गया था उनसे पूछताछ के लिए। इसके अलावा आज ईडी उनको अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन वहां पर वो नहीं गए हैं। उनके करीबी रिश्तेदारों से, उनके भाई से, उनके परिजनों से भी पूछताछ इस मामले को लेकर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने 9 ट्वीट सुबह किए जिसमें उन्होंने शिवसेना का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि मैं सच्चा शिव सैनिक हूं, मुझे सौगंध है अंबाला साहब ठाकरे की कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये तमाम दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में ईडी की जो पूछताछ हो रही है उसमें आपका जो सहयोग मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखना होगा कि अब ईडी की पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने। देखिए, आपको निशांत बता दूं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि आज संजय राउत को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार कही जा रही है और साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल भी इसे देखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ईडी के रडार पर भ्रष्ट मंत्री हैं। आज पात्रा चाल जो मामला है उसको लेकर ईडी की धरपकड़, ईडी की कार्रवाई हुई, पूछताछ हुई और 27 जुलाई को, मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि 27 जुलाई को इनको तलब किया गया था, इनको जवाबदेही के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। आज संजय राउत के घर, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनके घर ईडी की आज पहुंच हुई है। उसके अलावा उन्होंने पूछताछ की। इस दौरान कई बातें सामने आ रही है और जो बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल देखिए, पूरी तरह से वहां पर 2 गुट हो चुका है। भाजपा शिंदे का गुट एक है, इसके अलावा शिवसेना का अलग गुट जो हुआ है, जो पूर्व में रहे हैं, उनका एक गुट अलग है। सीधे सीधे दोनों में द्वंद्व देखने को मिल रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो बाहर वहां पर समर्थक खड़े हैं वो भी कितना विरोध जता रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से ईडी की कार्रवाई है। ईडी अगर वहां पर पूछताछ करने के लिए जाती है तो वो अपने विवेकानुसार और अपने अधिकार अनुसार जाती है। तो ये देखिए कि वहां से ये बातें खुद उद्धव ठाकरे करते हैं, जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े नेता हैं शिवसेना में। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी संजय राउत की गिरफ्तारी, एक तरफ वो कहने की बात करें, दूसरी तरफ संजय राउत का खुद ही वहां पर सहयोग नहीं मिला है। कई बातें यहां पर सामने आती है, लेकिन देखना होगा कि क्या ईडीसी पूछताछ में संजय राउत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, क्या कुछ अहम खुलासा होता है कि नहीं। जी निशांत, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। अगर राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो कांग्रेसी सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर हंगामा किया जाता है। संजय राउत से पूछताछ की जाती है तो शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, खुलेआम यहाँ पर नारेबाजी की जाती है। अगर ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करती है तो इसे पॉलिटिकली क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर शिवसैनिक अपनी जो बात है, जो अपनी उनकी मजबूती है, उसी के साथ डटे रहेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि ईडी की कार्रवाई पर लगातार खासतौर पर विपक्ष सवालिया निशान उठा रहा है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि जब कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी तब ईडी के कार्रवाई पर सवाल उठाया गया। इसके अलावा बंगाल में भी पार्थ चटर्जी से पूछताछ हुई और अब जब संजय राउत के घर ईडी पहुंची है तब भी उसको लेकर कई बातें कही जा रही है। लेकिन शायद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है उनके अधिकारों को लेकर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो उसमें प्रावधान में जब याचिकाएं डाली गई थी उसके खिलाफ चुनौती दिया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व की तरह ही ईडी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, पूछताछ गिरफ्तारी कर सकती है और उन्हीं अधिकारों के तहत वो आज संजय राउत से पूछताछ करने के लिए भी पहुंची थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में पात्रा चाल जो घोटाला, जो पात्रा चाल मामला चल रहा है उस मामले को लेकर और सारी स्थिति स्पष्ट है। सबसे बड़ी जवाबदेही यहां पर संजय राउत की है कि वो इस मामले को लेकर अपनी बातों को रखें और अगर वो निष्पक्ष हैं तो ईडी के सामने उस तमाम बातों को करें। लेकिन शायद आपने जैसा कि कहा बिल्कुल सही कि हमारे देश में हर बात को लेकर सियासत शुरू हो जाती है। यहां पर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है कि बीजेपी के ही इशारों पर ईडी की आजकल कार्रवाई चली है और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं पर चल रही है। लेकिन क्या विपक्ष ये बताने में पूरी मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।